दोस्तों आज के वीडियो में अंत तक बने रहना। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की, जो इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और लोगों को एक पॉलिटिकल पार्टी पर अंधा विश्वास और एक पॉलिटिकल पार्टी के गिरने में ज्यादा दिलचस्पी है। तो आज हम इस विषय के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आए हैं जो आपको इस विषय का पहले से लेकर अंत तक का नॉलेज देगा। तो आज के विषय को समझना शुरू करते हैं। नेशनल हेराल्ड प्रकरण वर्तमान समय में जारी एक मुकदमा है जिसे भारत के प्रसिद्ध राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिसंबर 2016 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनकी कंपनियां एवं उनके संबंधित अन्य लोगों के विरुद्ध में आरंभ किया। इस मामले में गांधी परिवार को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब प्रवर्तन निर्देशालय ने 64 करोड़ रुपीस की संपत्ति को स्थायी रूप से सीज कर दिया। यह संपत्तियां हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्ति का अवैध ढंग से उपयोग कर रहा है, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोहरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के लिए आदेश जारी किए। तब से लेकर आदेश की तामील लंबित है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। कांग्रेस ने पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जर्नल यानी कि एजेएल को 26 जनवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% की हिस्सेदारी है। शेयर हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास भी है। इसके बाद के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले में यंग इंडिया को कांग्रेस का ऋण चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया और इसी के बलबूते पर यंग इंडिया को मुफ्त में एजेएल का मालिकाना अधिकार मिल गया। इस केस में मुख्य एप्लीकेंट यानी कि कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा यह 6 बातें रखी गई। पहला, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया ने दिल्ली में 7 मंजिला हेराल्ड हाउस को किराए पर कैसे लिया। इसकी 2 मंजिलें पासपोर्ट सेवा केंद्र को किराए पर दी गई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने किया था। यानी यंग इंडिया किराए के तौर पर भी बहुत पैसे कमा रही है। दूसरा, राहुल गांधी ने एसोसिएट जर्नल में शेयर होने की जानकारी 2009 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में छिपाई और बाद में 2,62,411 शेयर प्रियंका गांधी को ट्रांसफर कर दिए। राहुल गांधी के पास इस वक्त भी 47,000 शेयर देखने को मिलते हैं। तीसरा, 20 फरवरी 2011 को बोर्ड के प्रस्ताव के बाद एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड शेयर हस्तांतरण के माध्यम से यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर किया गया, जबकि यंग इंडिया कोई अखबार या जर्नल निकालने वाली कंपनी नहीं है। चौथा, कांग्रेस द्वारा एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड को बिना ब्याज 90 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज कैसे दिया गया, जबकि यह गैर कानूनी है क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी व्यवसायिक काम में लिए कर्ज नहीं दे सकती, यानी कि किसी को भी लोन नहीं दे सकती। पांचवा, जब एसोसिएट जर्नल का ट्रांसफर हुआ तब इसके ज्यादातर शेयर होल्डर मर चुके थे। ऐसे में उनके शेयर किसके पास चले गए, यह भी जानकारी का विषय है। छठा, कैसे एक व्यावसायिक कंपनी की मीटिंग सोनिया गांधी की सरकारी आवास 10 जनपद पर हुई। इस सब बातों को कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा रखा गया और इसको ध्यान में रखकर कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी खत्म होने से कानूनन कार्रवाई शुरू की गई। अब सबसे पहले हम यह पूरा मामला क्या है उसे विस्तार से समझ लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में द नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। इसे द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल के नाम की कंपनी प्रकाशित करती थी। यह एक सेक्शन 25 कंपनी थी। इस तरह की कंपनी को स्थापित करने का मकसद कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य आदि को प्रमोट करना होता है। आमतौर पर इस तरह की कंपनियों को बनाने का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने उर्दू में कौमी आवाज,
जबकि हिंदी में नवजीवन अखबार प्रकाशित किया। कंपनी के पास दिल्ली और मुंबई समेत विभिन्न शहरों में रियल एस्टेट संपत्तियां है। मुनाफा न होने के बावजूद यह कंपनी काफी वक्त तक घाटे में चलाई जाती है। बाद में अप्रैल 2008 से लेकर प्रकाशन बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कांग्रेस ने एजेएल को चलाते रहने के लिए बिना ब्याज और सिक्योरिटी के उसे लोन दिया। ऐसे 2010 तक चलता रहा। मार्च 2009 के आखिरी तक एजेएल को दिया गया अनसिक्योर्ड लोन तकरीबन 78 करोड़ रुपए का था और मार्च 2010 तक यह बढ़कर 90 करोड़ रुपए का हो गया। माना जाता है कि कंपनी के पास रियल एस्टेट से जुड़ी संपत्तियां हैं, उनकी वैल्यू इस कर्ज से कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद एजेएल कंपनी ने कांग्रेस से लिए गए लोन के चुकाने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा 22 मार्च 2002 से इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इसके ठीक पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके थे। अब इससे आगे हम यंग इंडिया कंपनी का निर्माण कैसे और कब हुआ वह भी जान लेते हैं। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की सेक्शन 25 कंपनी प्रकाश में आई। गांधी परिवार के वफादार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग इसके डायरेक्टर थे। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी भी यंग इंडिया की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई। मोतीलाल वोरा और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ऑस्कार फर्नांडिस भी उस दिन यंग इंडिया के बोर्ड में शामिल किए गए। इस कंपनी के 38% शेयरों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है। बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कार फर्नांडिस के नाम पर है। तो इस तरह से यंग इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब इससे आगे एजेएल यानी कि यंग इंडिया और कांग्रेस की डील किस तरह से हुई वह भी हम समझ लेते हैं। 2010 में कांग्रेस ने एजेएल के हिस्से में 90 करोड़ रुपए का कर्ज यंग इंडिया पर डालने का फैसला किया। इस तरह से एजेएल ने यंग इंडिया उसके कर्ज के हिस्सेदारी में उसे दबोच लिया। वो कर्ज जो कांग्रेस ने ही दिया था। इसके ठीक बाद दिसंबर 2010 में इस 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले एजेएल ने अपनी पूरी कंपनी यंग इंडिया को देने का फैसला किया। यंग इंडिया ने इस अधिग्रहण के लिए 50 लाख रुपए भी चुकाए। इस पूरी डील की वजह से कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली एजेएल पूरी तरह से यंग इंडिया की सहायक कंपनी में तब्दील हो गई। यंग इंडिया जिस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कार फर्नांडिस का मालिकाना हक है, यानी इन लोगों ने बहुत सही तरीके से इन कंपनी के ऊपर मालिकाना अधिकार बना लिया। इसके बाद इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे सहित 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। निचली अदालत ने 26 जून 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर समन जारी किए थे। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने में छूट और समन रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे 8 दिसंबर 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया और सभी अभियुक्तों को 19 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश किया। न्यायाधीश ने 27 पेज के आदेश में कहा, पूरे मामले पर उसका व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बाद अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई भी संकोच नहीं है। यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि वाईआईएल के जरिए एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल पर नियंत्रण हासिल करने में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाए गए कार्य प्रणाली आपराधिक मंशा का सबूत देती है और इसलिए इन आपराधिक कार्यवाही को इस शुरुआती चरण में निरस्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त किसी भी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित शिकायत के आरोपी के तौर पर याचिकाकर्ताओं को तलब करने के लिए कोई मामला नहीं बनता। सच जानने के लिए याचिकाकर्ताओं के संदिग्ध आचरण पर आरोप के चरण में उचित तरीके से जांच की जरूरत है और इसलिए इन आपराधिक कार्यवाही को इस शुरुआती चरण में निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने उस वक्त यह भी राय व्यक्त की थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य 4 लोगों पर लगे आरोपों की गंभीरता में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जुड़ा धोखाधड़ी का आभास होता है और इसलिए याचिकाकर्ताओं पर लगे गंभीर आरोपों के ऊपर उचित तरीके से गौर किए जाने की जरूरत है और इसको देखते हुए 19 दिसंबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित सभी अभियुक्त सैम पित्रोदा को छोड़कर न्यायालय में हाजिर हुए।
न्यायालय ने उन्हें जमानत पर छोड़ते हुए पुनः 20 फरवरी 2017 को हासिल होने के लिए कहा था। तब से लेकर अब तक यह केस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है, फरवरी 2017 से लेकर जनवरी 2022 तक इस केस में इतना कुछ देखा नहीं जाता। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आवाज उठाना शुरू किया, वैसे तुरंत इस केस को रीओपन कर दिया गया और जल्दी से कानूनन कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो इस विषय में भी सभी लोगों को एक बार सोचना चाहिए। अब इससे आगे हम इस कंपनी के शेयर धारकों के इस विषय के ऊपर क्या राय दी है वह भी जान लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद नेशनल हेराल्ड के अन्य शेयर धारकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें उस वक्त किसी भी बैठक में यानी कि मीटिंग के लिए कोई भी सूचना नहीं दी गई। शेयर को धोखाधड़ी करते हुए बिना उनकी अनुमति के ही यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत के भूतपूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी भी उन लोगों में शामिल है और उन्हें वह भी अभी व्यथित है। इसके अलावा इस वक्त भारत की प्रतिष्ठित एजेंसी ईडी के द्वारा इस केस के ऊपर विशेष रूप से ट्रायल चलाया जा रहा है और एक के बाद एक अभियुक्तों को बुलाकर उनकी पूछताछ की जा रही है। और इसी के चलते राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की अब तक 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। और अंत में नेशनल हेराल्ड केस की जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसमें भी ईडी के अफसरों के द्वारा तलाशी ली गई और जरूरी डॉक्यूमेंट को सीज किया गया। और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की भी पूछताछ की जा रही है। लगता है कि आने वाले वक्त में इस केस को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है और हमें अब इतना ही देखना है ईडी के अफसरों के द्वारा जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया की गई है उसमें क्या निकल कर आता है और कोर्ट में यह केस किस तरह से चलता है और इस केस में जुड़े हुए अभियुक्तों को किस तरह से सजा दी जाती है या फिर उनके कहने के अनुसार कोर्ट से उन्हें बरी किया जाता है। यह अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में हमने नेशनल हेराल्ड केस को विस्तृत में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल कश्यप व्यास ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।